हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउट डिस्ट्रॉय क्लासेस में। मैं वरुण सिंह और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। फ्रेंड, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, वो हम लोगों ने फेडरल सिस्टम के बारे में समझा था कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे ऐसे प्रोविज़न हैं जो फेडरल सिस्टम की ओर ले जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। वहीं हमने उस वीडियो में बात किया था कि अगले वीडियो में हम लोग वो सारे फीचर्स देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बायस का बनाते हैं। यानी एक फेडरल सिस्टम का जो डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन से डेविएट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी सेटअप को दर्शाने की कोशिश करता है, जहां एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी आपको, जहां ये देखने को मिलेगा कि कैसे सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और स्टेट को उसके कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर बनाया जा रहा है। तो इन प्रोविज़न को जब हम लोग देख चुके होंगे, तो उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि वेदर द इंडिया वर्क्स ऑन अ फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को, और सबसे पहला जो प्रोविज़न है, सबसे पहला जो आर्टिकल है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है? तो नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 से प्रेसिडेंट साहब को ये पावर मिलता है कि वो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करें, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करें। सपोज देश के अंदर अभी ऐसा सिचुएशन है, ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन एराइज हो गया है जहां इमरजेंसी का लगाना बहुत ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 352 से पावर एज्यूम करके प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। अब नेशनल इमरजेंसी के दौरान होता क्या है, जो हमारा फेडरल सेटअप है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी सेटअप में। हमारा फेडरल सेटअप क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी सेटअप में। अब होता है क्या इस दौरान, इस बात को समझते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो एक्सटेंड कर जाता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट में। यानी यूनियन का जो एग्जीक्यूशन करने का पावर है वो एक्सटेंड कर जाता है स्टेट के एग्जीक्यूशन पावर में। यानी यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सकती है, एग्जीक्यूशन का डायरेक्शन दे सकती है कि स्टेट किसी भी लॉ को किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? तो यानी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का एक्सटेंड कर जाता है कहाँ तक? स्टेट तक। ठीक है, उसी तरह लेजिस्लेटिव पावर भी एक्सटेंड कर जाता है, एक कंकरेंस पावर मिल जाता है यूनियन को कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर के सब्जेक्ट पर भी लेजिस्लेट कर सकती है। तो इस तरह से देखा गया है कि जो हमारा फेडरल सेटअप है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़ में? यूनिटरी सेटअप में। ठीक है, तो ये प्रोविज़न था आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जहां देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और स्टेट उसके अंतर्गत फिर काम करने लगती है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आर्टिकल 3 क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करता है? तो आर्टिकल 3 डिस्कस करता है 5 प्रोविजंस के बारे में। आर्टिकल 3 के अंदर 5 प्रोविज़न है। उन प्रोविज़न को पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 3 का प्रोविज़न ए बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी दो स्टेट को मिला के एक नया स्टेट क्रिएट कर सकती है, या एक स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करके दो अलग अलग स्टेट बना सकती है, या एक स्टेट और एक टेरिटरी को मिला के एक नया स्टेट क्रिएट कर सकती है। ये प्रोविज़न ए बोलता है। प्रोविज़न बी क्या बोलता है? किसी भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट। प्रोविज़न सी क्या बोलता है? किसी भी स्टेट का एरिया को डिमिनिश कर सकती है, यानी छोटा कर सकती है। प्रोविज़न जो डी है वो क्या बोलता है? कि किसी भी स्टेट का बाउंड्री को अल्टर कर सकती है कौन? पार्लियामेंट। और प्रोविज़न जो ई है, जो लास्ट प्रोविज़न है आर्टिकल 3 का, वो बोलता है कि किसी भी स्टेट का नाम को बदल सकती है कौन? पार्लियामेंट। लेकिन आर्टिकल 3 के अंतर्गत जब भी पार्लियामेंट को काम करना होता है तो वो काम कैसे करती है? सबसे पहले पार्लियामेंट एक बिल बनाती है, ठीक है, उसके बाद उसको वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। किससे? प्रेसिडेंट साहब से। प्रेसिडेंट साहब
से उनको प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही वो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में। यानी इस बिल को क्या चीज़ चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। नाउ प्रेसिडेंट साहब के पास जब ये बिल जाता है प्रायर रिकमेंडेशन के लिए, तो रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट साहब को क्या करना होता है कि उस बिल को उस स्टेट के अंदर भेजना होता है जिस स्टेट को इफेक्ट होने जा रहा है इस बिल के कारण। सपोज़ अगर यूपी का एरिया को घटाना है, सपोज़ इतना बड़ा था, अब उसको घटा के इतना करना है, तो इसके लिए पार्लियामेंट एक बिल बनाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक बिल बनाएगी और वो बिल प्रायर रिकमेंडेशन के लिए जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और वही बिल यूपी के पास आएगा जो प्रेसिडेंट साहब भेजेंगे यूपी के पास। अब यूपी स्टेट के पास जैसे ही ये बिल पहुंचेगा, जो अफेक्टेड स्टेट है उसके पास जैसे ही ये बिल पहुंचेगा, प्रेसिडेंट साहब उस बिल के ऊपर उस स्टेट का व्यू मांगेंगे कि आपका क्या कहना है इस बिल को लेके, और प्रेसिडेंट साहब एक खास पीरियड देंगे जिस पीरियड के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट को अपना व्यूज़ सौंपना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट साहब को। अब ये जो व्यूज़ गया पर्टिकुलर स्टेट से प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि वो उस व्यू को माने या ना माने। चाहे तो वो उस व्यू को कंसिडर भी कर सकते हैं, चाहे तो वो उस व्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। और जब हम आर्टिकल 74 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट साहब जो भी काम करते हैं वो ऐड और एडवाइस से करते हैं, किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। यानी प्रेसिडेंट साहब हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानते हुए ही अपने सारे काम करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ पावर है डिस्क्रिशनरी पावर, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उस समय उस डिस्क्रिशनरी पावर को समझेंगे। लेकिन फिलहाल आर्टिकल 74 क्या बोलता है, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है। तो इस तरह से देखा जाए तो सेंटर के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का स्ट्रक्चर को बदल सकता है, किसी भी स्टेट का स्ट्रक्चर को अपने मन मुताबिक बदल सकता है, और स्टेट का उस समय कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ सेंटर का चलता है। सेंटर चाह लेगा कि हमको यूपी को आधा आधा बांट देना है तो सेंटर बांट सकता है, उस समय स्टेट का कोई चीज़ काम नहीं करता। कितना भी चिल्ला ले, कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी विरोध कर ले, लेकिन अगर सेंटर चाह गया तो वो ये काम कर सकता है। तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है जहाँ सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या देखा गया कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है आर्टिकल 3 को लेके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोविज़न की अगर बात करें, अगर हम शेड्यूल 7 को गौर से समझने की कोशिश करें तो वहाँ भी ये देखने को मिलेगा कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ शेड्यूल 7 में हमको क्या देखने को मिला, शेड्यूल 7 में क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा है शेड्यूल 7 में। अब शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया शेड्यूल 7 में, तो लिस्ट बना के किया गया है। तो एक है यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग लिस्ट 1 के नाम से भी जानते हैं, लिस्ट 1 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बैंकिंग हो गया, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो लिस्ट 1 के अंतर्गत आते हैं और वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसको हम लोग लिस्ट 2 के नाम से भी जानते हैं, लिस्ट 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पुलिसिंग हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ये लिस्ट 2 के अंदर आते हैं ऐसे सब्जेक्ट। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट के अंदर जितने सब्जेक्ट है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है, जहाँ यूनिफॉर्मिटी चाहिए। ठीक है, कोई लॉ बना, उसको यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए लिस्ट 1 में ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, उसी तरह एक कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बना सकता है, दोनों लॉ बना सकता है, दोनों मिलके नहीं, दोनों लॉ बना सकते हैं। सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट ए है, तो इस पर सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। अब देखिए डिफरेंसेस कहाँ क्रिएट होते हैं।
यूनियन लिस्ट के जितने सब्जेक्ट हैं ना, उन सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंटर को ये अधिकार है, एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सकता है। यानी सेंटर पूरा पावर क्या करता है, इंजॉय करता है यूनियन लिस्ट के ऊपर। यानी स्टेट चाहे तो वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकता, लॉ नहीं बना सकता। अगर बात करें कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। नाउ सपोज करें कि कोई सब्जेक्ट है ए नाम का, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अगर दोनों ने लॉ बना दिया और दोनों लॉ के बीच अगर इनकन्सिस्टेंसी डेवलप हो जाती है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाता है यहाँ। तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के मुद्दे पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उस पर एक्सक्लूसिव पावर किसका है, सेंटर का लॉ बनाने का। लेकिन अगर बात करें स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की बात करें तो 5 एरिया है, 5 एरिया जहां सेंटर भी कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। अगर उन 5 एरिया को हम छोड़ दें तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाने का एक्सक्लूसिव पावर किसका है, स्टेट का है। लेकिन अगर उस 5 एरिया को इंक्लूड कर लें तो स्टेट का एक्सक्लूसिव पावर नहीं बचता कि वो स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना सके। नाउ ये 5 एरिया को हम लोग देखते हैं कि वो 5 एरिया कौन से हैं जहां सेंटर एज्यूम कर लेता है पावर और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है। क्लियर है? और जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, यूनियन को दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर उससे कम सब्जेक्ट है। तो इससे भी ये देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों से भी ये देखने को मिल रहा है कि सेंटर को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश है। ना उन एरिया को देखते हैं जहाँ सेंटर पावर एज्यूम कर लेता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है। तो पहला एरिया देखते हैं हम लोग, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एरिया है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249। अब आर्टिकल 249 क्या बोलता है? आर्टिकल 249 बोलता है कि अगर राज्यसभा चाहे तो देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है राज्यसभा के अंदर और पार्लियामेंट को पावर दे सकती है कि वो स्टेट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाए। अब देखिए इसको एक एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि स्टेट लिस्ट है, इसका कोई सब्जेक्ट ए नाम का है, एक ए नाम का सब्जेक्ट है और वो स्टेट लिस्ट के अंदर पड़ता है। लेकिन अगर राज्यसभा को लगता है कि ये जो सब्जेक्ट ए है उस पर पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। ठीक है, देश के हित में कानून बनाना चाहिए किसको, पार्लियामेंट को। कौन से सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट ए पे, जो किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो राज्यसभा इस केस में क्या करती है, राज्यसभा इस केस में एक रिजोल्यूशन पास करती है। रिजोल्यूशन पास करती है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। और इस रिजोल्यूशन को मेजोरिटी कैसी चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि है कितना, 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग। अगर इस मेजोरिटी से ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो पार्लियामेंट पावर एज्यूम कर लेगी। ठीक है, और पावर एज्यूम करने के बाद वो इस सब्जेक्ट पे कानून बना देगी जो सब्जेक्ट किसका पार्ट था, स्टेट लिस्ट का पार्ट था। तो इस तरह से आर्टिकल 249 का यूज़ करते हुए राज्यसभा काम करती है। तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर एज्यूम करके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बनाती है। तो ये पहला पॉइंट था। ठीक है, अब आर्टिकल देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 आर्टिकल 250 क्या बोलता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी,
ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है, तो वो आर्टिकल है 352। लेकिन आर्टिकल 250 कहता क्या है? आर्टिकल 250 बोलता है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी सेंटर के पास कंकरेंस पावर आ जाएगा कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ठीक है, तो कंकरेंस पावर मिल जाता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट के ऊपर, कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। और ये पावर दे कौन रहा है? कहाँ से जनरेट हो रहा है? आर्टिकल 250 से। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, लेकिन ये बात कौन बताता है कि सेंटर कंकरेंट पावर एज्यूम कर लेगी कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सके, तो वो आर्टिकल है 250। तो आर्टिकल 250 का यूज़ करते हुए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो ये दूसरा एरिया था। तीसरा एरिया आर्टिकल 252। आर्टिकल 252। अब आर्टिकल 252 क्या बोलता है? अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट, टू और मोर देन टू, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट अगर अपने अपने स्टेट असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करे और पार्लियामेंट से फिर ये बोले कि उनके बिहाफ पे आप हमें एक लॉ बना के दीजिए जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल कि अगर एक स्टेट यूपी है और एक स्टेट आंध्र प्रदेश है, ये दो स्टेट है, ठीक है, और एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जो कि क्यू नाम का है, क्यू नाम का एक सब्जेक्ट है। नाउ अगर यूपी और आंध्र प्रदेश दोनों एक साथ पार्लियामेंट से ये गुहार लगाएं कि आप क्यू नाम के सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है उस सब्जेक्ट पे हमें एक लॉ बना के दें, क्योंकि हम सक्षम नहीं हैं उसके ऊपर लॉ बनाने में, तो क्या करेगी पार्लियामेंट? फिर क्यू नाम के सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी। यानी यूपी और आंध्र प्रदेश को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन जैसे ही पास होगा पार्लियामेंट पावर एज्यूम कर लेगी और वो क्यू सब्जेक्ट पे लॉ बना के दे देगी पर्टिकुलर स्टेट को, और वो लॉ इसी दो स्टेट में एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदर स्टेट में एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लॉ बनाने के लिए बोला किसने था? सिर्फ ये दो स्टेट ने। लेकिन अगर फर्दर किसी तीसरे स्टेट को या चौथे स्टेट को या पांचवें स्टेट को ऐसा लगता है कि ये जो क्यू सब्जेक्ट पे जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो हम अपने स्टेट के अंदर भी एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, तो क्या कर सकती है? सपोज करें अगर बिहार को ऐसा लगा कि इस लॉ को हम अपने स्टेट के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बिहार अपने स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेगी और रेजोल्यूशन पास होने के बाद उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाएगी अपने स्टेट के अंदर। क्लियर है? नाउ ये जो लॉ बना के दिया पार्लियामेंट ने किसको? स्टेट्स को, उस लॉ को रिपील करने का अधिकार स्टेट के पास नहीं होगा, वो जब भी होगा सेंटर के पास ही होगा। यानी जब लॉ बना दिया पार्लियामेंट तो फिर उसको रिपील नहीं कर सकता स्टेट अपने मन मर्जी से, जब होगा तो सेंटर के द्वारा ही रिपील किया जा सकता है। उसको अगर अमेंड करने की बारी आई तो सेंटर के द्वारा ही अमेंड हो सकता है, स्टेट उसको अमेंड नहीं कर सकता। क्लियर है? अब आर्टिकल देखते हैं 253। आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 बात करता है इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में। क्या है? नाउ आर्टिकल 253 क्या बोल रहा है कि अगर पार्लियामेंट या हमारी सरकार कोई भी नेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है तो वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है अगर उनको एक नेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, नाउ सपोज करें कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक नेशनल ट्रीटी होता है, एक नेशनल ट्रीटी होता है,
और उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान ले पी पे लॉ बनाना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है। कौन पावर जनरेट, कहाँ से पावर जनरेट करके? आर्टिकल 253 से पावर जनरेट करके वो ऐसा कर सकती है। और उस केस में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकता, स्टेट का कोई बात नहीं चलेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करेगी किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को साकार बनाने के लिए। क्लियर है? तो आर्टिकल 253 ये बोलता है। ठीक है ना। अब आर्टिकल जो 5वां एरिया है जहाँ सेंटर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, जो 5वां एरिया है वो है आर्टिकल 356। 5वां एरिया कौन है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करता है? तो आर्टिकल 356 डिस्कस करता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। आर्टिकल 356 डिस्कस करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। नाउ ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल होता क्या है? देखिए, जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है तो किस तरह से होता है? अगर प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगता है कि किसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, तो प्रेसिडेंट साहब वहाँ क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 356 का यूज करते हुए प्रोक्लेम कर सकते हैं क्या? प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। या तो गवर्नर साहब रिटर्न में देते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि प्रेसिडेंट साहब, हमारे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है, आप कृपया करके यहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कीजिए, क्योंकि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सरकार नहीं चला पा रही है। तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट साहब 356 का यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे। नाउ जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है किसी स्टेट के अंदर, तो होता क्या है? जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है ना, तो स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती शुरुआत में। ठीक है, स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है। होता क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी ख़त्म हो जाती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हुए, यानी अब स्टेट चाह के भी स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं। ठीक है। सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसलिए ख़त्म होते हैं और स्टेट असेंबली इसलिए नहीं डिसॉल्व होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में बोला कि स्टेट असेंबली को अचानक से डिसॉल्व नहीं किया जाए प्रेसिडेंट रूल के दौरान। ऐसा क्यों बोला ऐसा? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल 356 का बहुत बार गलत इस्तेमाल होता है, और बाद में पाया जाता है कि सरकार सही थी, लेकिन वहाँ गलत तरीके से आर्टिकल 356 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब गलत तरीके से अगर प्रेसिडेंट रूल लगा और स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो फिर से नया इलेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा भी हो तो स्टेट असेंबली डिसॉल्व ना हो, ताकि फिर से चुनाव करने की ज़रूरत ना पड़े। अब स्टेट असेंबली डिसॉल्व कब होता है? सबसे पहले हम क्या बताएं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है, यानी स्टेट के पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून लॉ बनाने का अधिकार खत्म हो गया। अब स्टेट असेंबली कब डिसॉल्व होगा? जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल को रेक्टिफाई कर देगी, दोनों सदनों से पास करके, तब जाके वहाँ का स्टेट असेंबली डिसॉल्व होगा। अब प्रेसिडेंट रूल के दौरान होता क्या है? स्टेट लिस्ट के जितने सब्जेक्ट हैं उस पर पावर एज्यूम कर लेता है कौन? सेंटर। और स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल में ज़्यादा पावर किसको मिल जाता है? सेंटर को। यानी एक फेडरल सेटअप कन्वर्ट होकर यूनिटरी सेटअप बन जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर खत्म। ठीक है। और लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में चला गया? सेंटर के हाथ में। तो कहीं ना कहीं हमको इन पांचों प्रोविज़न से देखने को मिला कि कैसे देश के अंदर एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो ये 5 एरिया थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ सेंटर लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट में। ना अदर कौन से प्रोविज़न है जो कि ये दिखाता है कि हमारी कंट्री थोड़ा सा यूनिटरी स्ट्रक्चर भी है, थोड़ा सा क्या, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। और कौन से प्रोविज़न है?
ठीक है। तो आर्टिकल 248 अब बात करेंगे आर्टिकल 248 को लेके। आर्टिकल 248 में क्या है, रेसिड्यूरी पावर। आर्टिकल 248 क्या बोलता है, रेसिड्यूरी पावर के बारे में डिस्कस करता है। यानी जब हम लोग शेड्यूल 7 पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट थे यूनियन के पास, कुछ सब्जेक्ट थे स्टेट के पास और कुछ सब्जेक्ट थे कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट लिख के दे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नाउ सपोज करें कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि ना यूनियन लिस्ट के अंदर हो, ना स्टेट लिस्ट के अंदर हो और ना कंकरेंट लिस्ट के अंदर हो, तो उस सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा फिर। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगा कौन, सेंटर। यानी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट किसके पास होगा, रेसिड्यूरी पावर किसके पास होगा, तो सेंटर के पास। यानी तीनों लिस्ट में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की आवश्यकता आ चुकी है, तो उस सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा फिर, सेंटर बनाएगा। यानी रेसिड्यूरी पावर किसके हाथ में लाई करता है, किसके हैंड में लाई करता है, सो सेंटर के हैंड में लाई करता है। वहीं अगर यूएसए में देखें तो यूएसए बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फेडरल सिस्टम का। तो यूएसए के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो रेसिड्यूरी पावर है वो स्टेट के पास है, लेकिन इंडिया में जो रेसिड्यूरी पावर लाई करता है वो सेंटर के हैंड में लाई करता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या समझ में आता है कि हमारे देश के अंदर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई है। तो हम लोग देखा आर्टिकल 248। अब आर्टिकल 155 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। यानी आर्टिकल 155 किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करता है। नाउ हु अपॉइंट्स द गवर्नर इन द स्टेट, इट इज़ द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट द गवर्नर इन द स्टेट। तो स्टेट के अंदर गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। और किसके प्लेजर पे काम करते हैं गवर्नर, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक ही ये गवर्नर काम कर सकता है पर्टिकुलर स्टेट में। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तभी तक काम करेगा, और जब प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं ये गवर्नर को अब हटा देना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर स्टेट से वो गवर्नर को हटा सकते हैं। यानी पूरी तरह से प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंट कौन है, गवर्नर। और चूंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नर का भी इंक्लिनेशन किसकी तरफ हो जाता है, सेंटर की तरफ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गवर्नर पूरी तरह से काम करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी तक गवर्नर काम कर सकता है। जिस दिन प्रेसिडेंट को लगा कि गवर्नर को हटा देना चाहिए या ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, गवर्नर को हटा दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर के कंट्रोल में ही रहता है कौन, गवर्नर। सेंटर के इन्फ्लुएंस में ही रहता है कौन, गवर्नर। अब हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का कौन है, हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का प्रेसिडेंट। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट पोस्ट का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे गवर्नर के पोस्ट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जिस तरह से सेंटर पे प्रेसिडेंट काम करते हैं उसी तरह से स्टेट के अंदर गवर्नर काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है स्टेट के लिए कौन, गवर्नर। उसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। किसके प्लेजर पे काम कर रहा है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम कर रहा है। तो काम तो कर रहा है स्टेट के लिए, लेकिन इंक्लिनेशन किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। तो इस तरह से क्या करेगा सेंटर, सेंटर इन्फ्लुएंस कर लेगा किसको, गवर्नर को, अपने कंट्रोल में थोड़ा करने की कोशिश करेगा। अगर गवर्नर कंट्रोल में आ जाता है तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को खतरा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, खतरा है। फिर स्टेट के गवर्नमेंट को खतरा है। अब खतरा किस तरह से है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, गवर्नर के पास बहुत सारे पावर्स हैं। उसमें से एक पावर है कि अगर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया या स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, और गवर्नर इस बात को देख रहा है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के अनुसार
ठीक है, काम नहीं कर रही है, प्रोविज़न के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो गवर्नर साहब रिटन में प्रेसिडेंट साहब के पास ये बात पहुंचाएंगे और प्रेसिडेंट साहब से बोलेंगे कि सर, हमारे स्टेट की जो गवर्नर है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारे स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, तो कृपया करके आप यहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करें। ठीक है, जैसे ही ये रिटन डॉक्यूमेंट जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब इन्वोक करेंगे आर्टिकल 356 को और वहाँ इम्पोज कर देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल, और उस स्टेट का जो सरकार है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सोचिए, गवर्नर का पोस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, काम कर रहा है स्टेट के लिए, लेकिन इन्फ्लुएंस में किसके आ जाता है, सेंटर के हाथ में। तो कहीं ना कहीं सेंटर कंट्रोल कर सकती है किसको, स्टेट को, गवर्नर की मदद से। क्लियर है? तो यह भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ही दिखा रहा है, जहाँ सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करें आर्टिकल 155 देख लिए, अब आर्टिकल 256 और 257 देखते हैं। आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257। अब ये दोनों आर्टिकल क्या बोलते हैं, इस दोनों आर्टिकल की मदद से सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन इशू कर सकता है किसको, स्टेट को, कि आपको रेलवे प्रॉपर्टी को किस तरह से बचा के रखना है और कम्युनिकेशन किस तरह से बचा के रखना है। यानी कम्युनिकेशन के ऊपर और रेलवे के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन जारी कर सकता है कौन, सेंटर, किसको, स्टेट को जारी कर सकता है। अगर स्टेट उस एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन को सीरियसली नहीं लेती, नहीं मानती या अपोज करती है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, इस डायरेक्शन को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट साहब इन्वोक करेंगे आर्टिकल 365 को। आर्टिकल 365 को इन्वोक करेंगे और वहाँ लगा देंगे प्रेसिडेंट रूल। किस आर्टिकल को इन्वोक करके, आर्टिकल 356। ठीक है, अगर 256 और 257 में दिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन को कोई स्टेट नहीं मान रहा है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब इन्वोक करेंगे आर्टिकल 365 से पावर जनरेट करेंगे और 365 से पावर जनरेट करते हुए वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। किस आर्टिकल को इन्वोक करके, आर्टिकल 356 को इन्वोक करके। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन जारी तो कर सकती है स्टेट को, पर स्टेट सेंटर के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन जारी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब दूसरा देखें, अब देखते हैं आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने का अधिकार, इनिशिएट करने का अधिकार, प्रोसेस को इनिशिएट करने का अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई और ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जाना चाहिए, तो उस प्रोसेस को स्टार्ट कौन करेगा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद फिर वो लोकसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साथ पास जाएगा और फिर एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हो सकता है, क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का अधिकार किसके पास है, सेंटर के पास है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, सेंटर करता है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, सेंटर ही करता है। अपॉइंट भी सेंटर कर रहा है और उसको कंट्रोल भी सेंटर कर रहा है उन ऑफिसर को। लेकिन वो ऑफिसर काम किसके लिए करते हैं, तो वो ऑफिसर काम करते हैं स्टेट के लिए। देखिए, अपॉइंटमेंट हो रहा है सेंटर से, उसको कंट्रोल किया जा रहा है सेंटर से, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ज़रा सोचिए कि हम किसी बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो क्या उसको अपनी तरफ इंक्लाइन नहीं कर सकते, क्या उसको अपने अनुसार काम नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं। तो इस तरह से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है कौन, सेंटर, ऑफिसर को अपने कंट्रोल में लेके। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि आर्टिकल 312 के अनुसार ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करके, ऑफिसर को अपॉइंट करके, कंट्रोल करके, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल
किया जा सकता है, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जहाँ सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। क्लियर है ना? दूसरा देखें, ऑफिस ऑफ सीएजी। अब बात करते हैं ऑफिस ऑफ सीएजी के बारे में। ऑफिस ऑफ सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ सीएजी। अब सीएजी का काम क्या होता है? वो ऑडिट करता है किसके अकाउंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को। दोनों के अकाउंट को ऑडिट कौन करता है? तो इट इज़ अ सीएजी हु ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। नाउ शिकायत कहाँ आती है? सपोज करें सेंटर पे बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है सेंटर के अंदर, लेकिन उसका अपोजिशन किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। नाउ चूँकि सीएजी ऑडिट करता है स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट को, तो हमेशा ये देखा गया है कि स्टेट के अंदर जो अपोजिशन पार्टी रूल कर रही होती है जो सेंटर में है उससे, तो वो अपोजिशन पार्टी का हमेशा मानना ये होता है कि कहीं ना कहीं सीएजी का इंक्लिनेशन सेंटर की तरफ होता है और वो स्टेट के अकाउंट को सही तरीके से ऑडिट नहीं करती और हमेशा उसमें कमियां निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हमेशा उस ऑपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा, ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा कहा गया, जो स्टेट में काम कर रही होती है और सेंटर पे एक अलग पार्टी होती है। क्लियर है? तो सीएजी को कहीं ना कहीं बताया जाता है कि उसका इंक्लिनेशन किसके तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है। किसके द्वारा बोला जाता है ये बात? ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा बोला जाता है। क्लियर है? ऑफिस ऑफ सीएजी देख लिए हम लोग। अब देखते हैं शेड्यूल 4 को। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 किसके बारे में बात करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा। यानी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा राज्यसभा में, उसके बारे में कौन शेड्यूल बात करता है? शेड्यूल 4। ठीक है, बात करते हैं पहले यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो वहाँ जो अपर हाउस है वो है सीनेट। अपर हाउस कौन है? सीनेट। और वहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। अब वहाँ रूल क्या है? वहाँ प्रोविज़न क्या है कि हर स्टेट से कितने मेंबर आएंगे? 2 मेंबर आएंगे जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है हर स्टेट को, चाहे स्टेट छोटा हो चाहे बड़ा हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ मिला है हर स्टेट को अपर हाउस में। ठीक है, जो एक फेडरल प्रिंसिपल को दर्शाता है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, अगर बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया का जो अपर हाउस है वो है राज्यसभा, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के भी नाम से जानते हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यानी जिस स्टेट का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन उतना ही ज़्यादा राज्यसभा के अंदर। जैसे यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन भी राज्यसभा में सबसे ज़्यादा है। उसी तरह देखिए असम की, सिक्किम की, तो इस सब का रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन कम है तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी राज्यसभा के अंदर कम है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो कि एक फेडरल प्रिंसिपल को नहीं दर्शाता। अगर फेडरल प्रिंसिपल को दर्शाना है, अगर फेडरल प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट देना है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर स्टेट का। कहाँ? अपर हाउस में। हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए अगर फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमारा देश काम कर रहा है तो। लेकिन चूंकि यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फेडरल सेटअप है वो थोड़ा डेविएट करता है। ठीक है, फेडरल सेटअप से कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है।
नो, आगे अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो इलेक्शन करवाता है किसका, सेंटर का भी, यानी लोकसभा का इलेक्शन, अगर स्टेट में, हर स्टेट के अंदर भी स्टेट असेंबली का इलेक्शन। इसके मेंबर अपॉइंट कहाँ से किए जाते हैं, सेंटर से किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अपॉइंटमेंट इसके मेंबर का हो रहा है सेंटर के द्वारा, लेकिन ये स्टेट का भी इलेक्शन करवा रहा है और सेंटर का भी इलेक्शन करवा रहा है। अगर सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि उनका इंक्लिनेशन थोड़ा सा सेंटर की तरफ हो, भले ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंडिपेंडेंट बॉडी कहा गया है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन होता है सेंटर की तरफ, क्योंकि अपॉइंटमेंट उसके मेंबर का किसके द्वारा होता है, सेंटर के द्वारा। क्लियर है ना। स्टेट के लिए भी वही इलेक्शन कमीशन काम करता है, स्टेट के अंदर भी वही इलेक्शन कमीशन स्टेट असेंबली का चुनाव करता है, और सेंटर के अंदर भी वही स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकसभा का चुनाव भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चुनाव करता है, ठीक है। तो एक ही स्टेट कमीशन स्टेट के लिए भी है और सेंटर के लिए भी है। स्टेट के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं है जो स्टेट असेंबली का चुनाव करे। स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का चुनाव करते हैं। तो यहाँ से भी क्या देखने को मिला कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है इस एरिया में भी। क्लियर है। उसके बाद हम बात करें जुडिशियल सिस्टम की, जुडिशियरी की बात करें अगर हम, तो हम लोग को यहाँ क्या देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम हमको देखने को मिलता है इंडिया में, जहाँ सबसे एपेक्स पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे कौन है, हाई कोर्ट, और उसके नीचे कौन है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ना ऐसा हम लोग बहुत बार सुनते आते हैं, लोग बोल देते हैं कि ये बिहार का हाई कोर्ट है, बिहार का हाई कोर्ट है, ये पंजाब का हाई कोर्ट है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये झारखंड का हाई कोर्ट है। पर ये बोलना गलत है, ये बोलना गलत है कि ये बिहार का हाई कोर्ट है, ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, ये झारखंड का हाई कोर्ट है, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि हाई कोर्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट नहीं होता, वो उसके लिए सिर्फ काम कर रहा होता है। यानी स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी जुडिशियल बॉडी नहीं है जो उस स्टेट का कहा जा सके, ठीक है। यानी जो हाई कोर्ट भी है स्टेट के अंदर, वो उसके लिए काम कर रही होती है, लेकिन वो स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है। तो सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, और उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट, और ये इंटीग्रेटेड वे में है। लेकिन अगर बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ स्टेट के अंदर भी एक एपेक्स कोर्ट होता है जहाँ सारे डिसीजन, फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं। पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि स्टेट के अंदर कोई ऐसा एपेक्स कोर्ट हो जहाँ फाइनल डिसीजन हो जाए। नहीं, फाइनल डिसीजन लास्टली कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है इंडिया के अंदर, जहाँ सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ता है इस केस में भी। क्योंकि अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, जजेस की अपॉइंटमेंट की, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भले कॉलेजियम सिस्टम है, ठीक है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये, लेकिन लास्टली कौन अपॉइंट करता है, इट इज़ द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट्स। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंटर ही अपॉइंट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को भी, तो कहीं ना कहीं सेंटर का तो इन्फ्लुएंस होगा ना जुडिशियल सिस्टम में भी। तो सेंटर हमको स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे फ्रेंड जो हम लोगों ने आज देखा कि कैसे हमारा जो फेडरल सिस्टम है
वो थोड़ा सा डेविएटेड है और यूनिटरी की तरफ झुका हुआ है। तो कुछ कुछ प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे देखे गए जो हमको दर्शाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो सेटअप है वो कैसा नेचर का फेडरल सेटअप है। और बहुत सारे प्रोविज़न हम लोगों ने आज देखा जो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए थोड़ा सा डेविएट होता है हमारा फेडरल सिस्टम। तो कंक्लूज़न क्या ड्रॉ होता है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिक है, वो सबसे अलग है, वो यूएसए से अलग है, जिसको आइडियल फेडरल मॉडल पे जिसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, सबसे अगर परफेक्ट एग्जांपल है फेडरल सिस्टम का तो वो यूएसए है। तो उससे डेविएटेड है हम लोग। जैसे वहाँ सेंट्रल लेवल पे भी कानून है, सेंट्रल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट के भी अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ हर स्टेट का अपना फ्लैग है और सेंटर का अपना फ्लैग है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का अपना अपना पर्टिकुलर फ्लैग हो। वहाँ सिटीजनशिप डुअल है, स्टेट का भी सिटीजनशिप है और अमेरिका का भी सिटीजनशिप है। तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हम लोग का जो फेडरल सिस्टम है वो डेविएटेड फेडरल सिस्टम है, यूएसए से थोड़ा सा डेविएटेड है, जहाँ की सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है। तो हमारा कंक्लूज़न ये है कि हमारा फेडरल सिस्टम कैसा है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, जहाँ सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम क्या है, सू जेनरस टाइप का है, यानी अपने अलग तरीके का फेडरेशन है इंडिया। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आप लोग लेक्चर को खूब इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है लेक्चर, अगर पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल फर्दर और बढ़े और मैं और अच्छा लेक्चर आप लोग के सामने ले पाऊँ। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते हुए ख़त्म कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।